वो नहीं, यहाँ कोई है जो हिंदी समझते नहीं है और अंग्रेजी में, ऐसा है कोई यहाँ हिंदी नहीं जानने वाले कोई हैं? नहीं, सब हिंदी जानते हैं। हिंदी में नेहरू के नाम पर यूनिवर्सिटी में हिंदी लोग जानते हैं, बड़ी चीज है। ये जो विधेयक है ये पेश तो हो गया पार्लियामेंट, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई। इंट्रोड्यूस होने के बाद पार्लियामेंट का परमिशन लेना होता है, लोकसभा का पहले, राज्यसभा के बाद में, या दोनों साथ। ये नहीं हुआ है और पता नहीं कि जिस हालात में आज कांग्रेस है और जो विरोध विभिन्न राजनीतिक आयाम से आई है, उससे लगता है कि ये बिल आएगा नहीं। फिर भी हमारी तैयारी होनी चाहिए और इसके पीछे जो मंशा है उसको समझना चाहिए, क्योंकि ये बिल ना आए तो दूसरा और कोई आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होते रहेगा। हमारे संविधान में एक प्रावधान है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 14। उस आर्टिकल 14 का अर्थ ये है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, माने विधि के सामने सब समान है। और ये जो बिल है ये बिल्कुल उसकी विपरीत है। इस बिल ने देश को दो हिस्से में बांट दिया, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, और मेजॉरिटी की अधिकार उसमें छीना गया है। और मैं बताऊंगा कैसे कैसे जो सेक्शंस हैं इस बिल के, मैं बिल के कॉपी लाया हूं, और इस बिल में कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिससे साफ होता है कि जो आर्टिकल 14 मूलभूत है कि सब विधि के सामने एक है, उसको किस तरीके से इन्होंने इस बिल में ठुकराया। बिल बनाने वाले का नाम है हरीश मंदर या मंदर पता नहीं है, और वो IAS में था, परंतु कम्युनिस्ट इंक्लिनेशन है उसका, और वो मंशा इसमें या प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। अब पहले इन्होंने विधि में एक ग्रुप डिफाइन किया है। ग्रुप का कौन है? मुस्लिम, क्रिश्चियन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। तो एक प्रकार से रिलीजियस बेसिस पर नहीं है, लेकिन जानबूझकर उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी इसमें लाए। ये इसमें कम्युनल कहना ठीक नहीं है, परंतु फिर भी। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भाषा में भी जो अल्पमत में है वो भी इस ग्रुप में आते हैं, लेकिन एक्सेप्शन किया है हिंदुओं का कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में ये बिल लागू होने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए वगैरह हजार कारण दिए हैं। तो हिंदू मेजॉरिटी है और कई माइनॉरिटी भी नहीं हो सकती। तो एक बात ये है
दूसरी बात कि उन्होंने ये कहा है कि ये ग्रुप के विरुद्ध में हिंसा होगी, उसी को पहचाना जाएगा। मेजॉरिटी के विरुद्ध में कोई हिंसा हो तो उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा है। इसके माने ये कानून उनके लिए नहीं बना है। ये कानून बनाई गई क्योंकि कहते हैं कि वर्तमान कानून पर्याप्त नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने इस कानून को स्पेशली लाए। परंतु इसमें यह है कि कोई हिंसा हिंदू जो ग्रुप नहीं है, यानी सवर्ण हिंदू, वो अभी सवर्ण हिंदू ये ऐसी शब्द आजकल चिपक गई है। सवर्ण हिंदू तो जिस परिवार में पैदा हुए उससे आपका वर्ण बनता नहीं है, क्योंकि वर्ण का जो इतिहास है उसमें जाएंगे तो वर्ण व्यवस्था 2 ऋषियों ने बनाई थी। एक ऋषि का नाम था भृगु और दूसरा का नाम था भारद्वाज। इन दोनों मिलकर के इन्होंने विचार विमर्श किया कि समाज को स्थिर करने के लिए कैसा हमें बनाना चाहिए। तो भृगु ने कहा कि जब तक सत्ता की विकेंद्रीकरण नहीं होती समाज में, तब तक समाज स्थिर नहीं हो सकती। तो भारद्वाज ने ये सवाल पूछा कि विकेंद्रीकरण किस प्रकार। तो भृगु ने कहा पहले सत्ता के 4 आयाम हैं। एक है विद्या, ज्ञान, दूसरा है शस्त्र, तीसरा है धन और चौथा है भूमि। और उन्होंने कहा कि समाज में किसी को इस चारों में से एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जिनके पास ज्ञान है या ज्ञान प्राप्त करते हैं या विद्या प्राप्त करते हैं, विद्वत बनते हैं, वो उनके पास शस्त्र नहीं होना चाहिए, धन नहीं होना चाहिए, भूमि नहीं होना चाहिए, और इनको ब्राह्मण कहा जाता है। और ये अनुशासन में रहेंगे तो ही ब्राह्मण, नहीं तो ब्राह्मण नहीं। जिनके पास शस्त्र है वो राजा बनेंगे, लेकिन उन्होंने एक तो उन्होंने क्षत्रिय के लिए कहा कि उनके पास शस्त्र होगा, परंतु इस शस्त्र का उपयोग कब होगा ये वो नहीं कर सकते। युद्ध की घोषणा वो नहीं कर सकते। दंड देने की अधिकार उनके पास नहीं होगी। उसके लिए उनको जिनके पास विद्या है, ज्ञान है, उनके पास जाकर सलाह देनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमारे देश में जो राजा महाराजा थे, उनका स्थिति जो यूरोप में महाराजा थे वैसे नहीं था। यूरोप के महाराजा को पूर्ण अधिकार था, जब युद्ध चाहे घोषणा कर सकते थे और दंड भी वही देते थे। तो हमारे उस दृष्टि से एक मोनार्की सिस्टम नहीं था। इसी प्रकार से जो धन कमाते थे उनकी प्रतिष्ठा उस पर बनेगी, उस समय बनेगी जब वो अधिक से ज्यादा धन प्राप्त करने के बाद उसका दान करते हैं। और समाज में धन के आधार पर उच्च स्तर नहीं होगा।
समाज में प्रतिष्ठा धन के आधार पर नहीं होगा। और जो जिनके पास भूमि है वो समाज के लिए अनाज पैदा करेंगे। और ये चारों वर्ग में प्रतिष्ठा की दृष्टि से विभाजन तो था ही, लेकिन ये नहीं था कि ये जन्म से जुड़ा हुआ है। अब वेद व्यासा जिन्होंने महाभारत लिखी, उनका माँ मछुआरा, वो ब्राह्मण परिवार में नहीं पैदा हुए, उनके पिता क्षत्रिय थे और वो माँ मछुआरा थी। कालिदासा जो कवियों के कवि महर्षि थे, वो शिकार करते थे जंगलों में। विश्वामित्र जो ऋषियों के ऋषि थे, उन्होंने भगवान को भी धमका दिया था कि मैं एक विकल्प स्वर्ग पैदा करूंगा और एक विकल्प यूनिवर्स पैदा करूंगा। इसीलिए जो भी उन्होंने पैदा किया वो बिल्कुल उल्टा है। फल होती है सॉफ्ट आउटसाइड और अंदर गुठली टफ होती है। और विश्वामित्र ने नारियल पैदा किया, वो बिल्कुल उल्टा है। तो क्या क्या विश्वामित्र ने पैदा किया सब देखोगे कि आम तरीके से देखा जाएगा तो वो भी विभिन्न है। वो क्षत्रिय परिवार में पैदा होते हैं और ऋषियों के ऋषि माना जाते हैं। और वाल्मीकि, उनके माँ बाप दलित थे, उनके माँ बाप को किसी कारण से परे किया गया, पर उनको बच्चे परे नहीं। और वाल्मीकि रामायण लिखे। रावण ब्राह्मण था, ये मूर्ख करुणानिधि ये समझा नहीं और रावण लीला मनाता था। ब्राह्मणों का नाश हो, रावण का जय हो। मैंने उनको समझाया कि रावण तो ब्राह्मण था, बहुत माना नहीं पहले। फिर मैंने तमिल में एक रामायण है, उसका नाम है कंबन एक थे, कम्बन रामायण, उसको दिखाया तो उसने वो रावण लीला मनाना छोड़ दिया। पता नहीं आपको मैंने पहले मीटिंग में बताया कि नहीं, राम की बड़ी बुराई की। जब मैं राम सेतु के लिए लड़ रहा था तो राम की बुराई करता था। एक दिन कहा कि ये सुब्रमण्यम स्वामी कहता है ये राम सेतु है। कहाँ है राम सेतु? कैसा हो सकता है राम सेतु? राम कोई इंजीनियर था, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री लिया, ऐसा मजाक पड़ा है। दूसरे दिन बीमार हो गए और रामचंद्र मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती हुए। तो इसीलिए मैंने उसको चिट्ठी लिखा, गेट वेल कार्ड, कि कम से कम रामचंद्र जी को MBBS तो मिल गया है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो विकृति आई है कि जन्म से जुड़ गया है, ये सारा वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। तो ये सवर्ण यही कहना गलत है। आजकल बड़े रिसर्चेस हो रहे हैं DNA पर, और DNA रिसर्च दिखाती है कि किसी भी वर्ण का हो आप, या आप शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, आपका DNA एक ही है। स्किन कलर ये रेस नहीं है, वो धूप के कितना निकट है उस पर डिपेंड करता है। इक्वेटर के पास जाओगे तो डायरेक्ट रेस आती है और वो पिगमेंटेशन बदल देती है। धूप में नहीं जाओगे 2-3 पीढ़ी तो रंग बदल जाती है। माइकल जैक्सन एक सिंगर था अमेरिका में, पता नहीं नाम सुना है। वो एक दिन गया डॉक्टर के पास, कहा कि मेरा पिगमेंटेशन निकाल दो। डॉक्टर ने निकाल दिया और वो देखने में सफेद, उसकी चमड़ा बिल्कुल सफेद लोगों के जैसा था।
तो रंग में फर्क हो सकता है, उत्तर भारत दक्षिण भारत जैसा, वो भी बदल रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण हो, शूद्र हो, शेड्यूल कास्ट हो, कोई भी हो, डीएनए के प्रकार में कोई फर्क नहीं है। ये यूनिवर्सिटी केम्ब्रिज की रिसर्च है, मैं यूनिवर्सिटी मैसूर की रिसर्च है, ये यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन यूएसए का रिसर्च है, और आजकल काफ़ी छप रहा है। आप गूगल में जाकर लिखोगे डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन, वो आ जाएगा। हिंदू मुसलमान में भी डीएनए एक ही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुसलमान अपना पूर्वज हिंदू है मान ले, तो हम उनको अपना भाई मान लेंगे, और मुसलमान पर ये इमाम चिढ़ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये मान लेंगे तो फिर बहुत निकट आ जाएंगे हिंदू का, फिर कल हिंदू ही बन जाएंगे, वो डर है उनको। लेकिन हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, डीएनए में कोई फर्क नहीं। तो ये ग्रुप बनाना बेमतलब है, ये शरारत है, और ये शरारत इतनी दूर गई है कि मैं एक दो मैं पढ़ाता हूँ आपको बिल से, और आपको शॉक लगेगा कि कैसे ऐसे बिल हो सकता है। ये कहते हैं सेक्शन 7 में है सेक्सुअल असॉल्ट। ए पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल असॉल्ट इफ ही और शी कमिट एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। विमेन सेक्सुअल असॉल्ट कर सकते हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ, बट यहाँ लिखा है ही और शी। A person is said to commit sexual assault if he or she commits any of the following acts against a person belonging to the group defined in this act। माने सेक्सुअल असॉल्ट का कॉग्निशन तब लेंगे जब मेजॉरिटी से कोई माइनॉरिटी पर सेक्सुअल एक्ट रेप करता है, रेप उसमें लिखा है, और माइनॉरिटी मेजॉरिटी को रेप करेगा तो माइनॉरिटी माने मान लीजिए किसी मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट में कोई मुसलमान हिंदू को, महिला को रेप करेंगे तो वो एक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने डिफाइन कर दिया। इसीलिए वो कहते हैं माइनॉरिटी नहीं का, ग्रुप का है। ग्रुप माने मुस्लिम, क्रिश्चियन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट। तो रेप का कॉग्निशन तब लेंगे जब ग्रुप का कोई रेप होता है। अब आर्टिकल 14 ये बिल्कुल विपरीत है ये, और इसके माने मेजॉरिटी के महिलाओं का रेप हो सकता है और कानून में कोई कॉग्निशन नहीं है, ये यहाँ लिखी है। फिर hate propaganda, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, whoever publishes, communicates, or disseminates by words, either spoken, written, or by signs of visible representation, inciting hatred, causing clear and present danger of violence against the group। यानी आप कहिए कि हिंदुओं का मार काट करो, हिंदुओं को काफिर हैं उनको खत्म करो, उनको जान से मारो, इस एक्ट विल नॉट बी कॉग्निशन। बट कोई मेजॉरिटी से कहेगा एक ग्रुप के बारे, उसका कॉग्निशन लिया जाएगा। तो इसमें ये एक पार्शियलिटी जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध में है, वो है।
दूसरा है, उन्होंने ये कहा कि एक अथॉरिटी बनाएंगे और वो अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट्स को आदेश दे सकती है। मान लीजिए एक्ट बनाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट कहते हैं नहीं, हम नहीं सुनेंगे। तो इन्होंने एक प्रावधान रखा है कि ग्रुप जो है, उस ग्रुप के लिए ये अथॉरिटी स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई ग्रुप या अथॉरिटी दूसरे स्टेट को आदेश दे सकती है। अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी चले गए, इसीलिए मायावती ने कहा ये बिल नहीं चाहिए, इसीलिए ममता ने कहा ये बिल नहीं चाहिए, इसीलिए जयललिता ने कहा ये फासिस्ट बिल है और ये कॉन्स्टिट्यूशन एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी नेशनल है। गाली जयललिता ने बहुत गाली दी। तो स्टेट में जहां लोगों को ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि स्टेट का राइट्स को डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, वो लोग सब इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो ये दिखाई पड़ता है इससे कि दूसरी बात है, पहला, जो मेजॉरिटी के विरुद्ध में कोई वायलेंस होगी, रेप होगी, नो कॉग्निजेंस, वो तो अलाउड है। बट माइनॉरिटी के खिलाफ, माइनॉरिटी भी ग्रुप के खिलाफ वायलेंस होगा, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और टॉर्चर में भी ये है, सेक्शन 9 में टॉर्चर है, ग्रुप टॉर्चर होगा, एक्शन। टॉर्चर बाय होम? पुलिस अधिकारी। बट मेजॉरिटी का कोई टॉर्चर होगा, वो तो मेजॉरिटी का मूलभूत अधिकार है टॉर्चर होना, तो इसलिए अलाउड है। तो इसीलिए ये और ये भी कहा है कि कोई भी संगठन ग्रुप का नहीं, गैर ग्रुप का कोई भी संगठन, उसका कोई भी मेंबर हिंसा करेगा, रेप करेगा, टॉर्चर करेगा, तो फिर उसके ऑफिस बेरर को भी सरकार सजा दे सकती है। अब बड़ी संगठन है, कोई मेंबर कर दें तो ऑफिस बेरर को अब करेंगे, इसमें लिखा है, वो भी सेक्शन 15 है। सेक्शन 15 के अनुसार कोई सुरक्षित नहीं है। तो ये इस तरीके से मैं बिल पढ़ते जा सकता हूं, परंतु अब मैं आपको इसके पीछे मंशा बताने चाहता हूं। इस देश में जब सेकुलरिज्म लाए गए था, किसी ने विरोध नहीं किया। क्यों? हिंदू जब 100% देश हिंदू था, तब वो पारसी आए ईरान से और उनको शरण दिया और उनके लिए उनका जो अग्नि का जो फायर टेम्पल कहते हैं उसको बना के दिया और गुजरात में रहे, फिर बाद में बंबई गए और कम संख्या में होने के बाद भी वो सुरक्षित रहे। जब अंग्रेज छोड़कर जा रहा था तो उन्होंने पार्टी के लोगों को कहा कि हमने एंग्लो इंडियन के लिए 2 MP नॉमिनेट करने के लिए कहा। आज हमारे देश के लोकसभा में और राज्यसभा में सारे MPs इलेक्ट होते हैं, लोकसभा में सिर्फ 2 नॉमिनेट होते हैं, और दोनों एंग्लो इंडियन। तो ऐसे ही अंग्रेजों ने कहा हम पार्टीज को भी ऐसा छोड़ के बना के देते हैं। यानी हम माउंटबेटन का इन्फ्लुएंस है जवाहरलाल नेहरू पर
सीधा नहीं है, परंतु थ्रू एडविना। और इसीलिए हम इसको कर देंगे। तो पारसियों ने कहा, और मैं जानता हूं क्योंकि मेरी पत्नी पारसी है और उनके अंकल पारसी के पोप जैसा सर्वोच्च थे, धार्मिक। उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसकी चिंता मत करिए, हमें हिंदू ने कभी तकलीफ नहीं दिया, इसीलिए हम उनके साथ रह करके हम अपने अधिकार पा लेंगे, तुम चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए। आज हमारी चीफ जस्टिस पारसी है, कापड़िया। थोड़े दिन पहले फली मर्जर हमारी एयरफोर्स की एयर मार्शल थे, हमारे डीजी ऑफ कोस्ट गार्ड पारसी, अटॉर्नी जनरल पारसी, रतन टाटा पारसी, पर कोई उसको सोचता ही नहीं है, क्योंकि पारसियों ने इस तरीके से व्यवहार किया है कि उनका कोई टकराव हिंदू से उन्होंने मोला नहीं। क्योंकि हिंदू भी, आप अपने धर्म में अपने रास्ते में जाइए, भगवान पाइए अपने रास्ते से, हम अपने रास्ते से करेंगे, ये हिंदू धर्म का सिद्धांत है। इसी प्रकार से यहूदी आए यहाँ और उनको मैंने जू, उनको कोचीन में, बॉम्बे में उनके लिए सिनागॉग बना के दी। और जब इजराइल बना तो पहला प्रस्ताव पास हुआ उनकी संविधान अडॉप्ट होने के बाद, धन्यवाद प्रस्ताव। उन्होंने ये प्रस्ताव पास किया, ये हिंदुस्तान के लोग धन्य हो आप, क्योंकि एक देश दुनिया में थी जहां यहूदियों के साथ शोषण नहीं हुआ, वो है। जब मुसलमान ट्रेडर आए केरला में, उनको सिर्फ मर्द लोग आए तो उनको उनके साथ शादी हुई, उनको इसीलिए मोपला अंग्रेजी में कहते हैं, केरल में, मलयालम में और तमिल में उसको मापिलाई कहते हैं। मापिलाई माने दामाद। उनको वहां बताया। जब वो सीरियन जो क्रिश्चियंस आए थे शुरू में, जिसको सीरियन क्रिश्चियंस कहते हैं, उनसे भी ऐसे ही व्यवहार हुआ। ये सारा जो विषम आया है, ये जो संघर्ष आया है, ये जब मुसलमानों ने यहाँ आकर आक्रमण किया, देश की सत्ता को कब्जा की, बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने कब्जा की, उसमें से ये जो आज भी थोड़ा जो भी चेहर है पैदा हुआ है, इसको खत्म करें कैसे किया जाए सोचा जाना चाहिए। और हमारे देश में हिंदू का टारगेट बनाना एक फैशन हो गया। कोई भी हिंदू के लिए बोलेगा कम्युनल है, कोई भी हिंदू का विरोध में बोलेगा बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा सेक्युलर। अब आप बताइए, बामियान बुद्धा के स्टैचू को तालिबान ने अपने कैनन को रखकर उसने तोड़ा। एक अरब देश ने इसका खंडन किया, नहीं। रोज मंदिर टूटते हैं, मलेशिया में भी टूटने लगे, कजाकिस्तान में कितने देश में रेफ्यूजी कैंप में रहते हैं, कोई कुछ बोलता है उसके बारे में। और बांग्लादेश में 1947 में 32% हिंदू थे, आज 7% है। किसी ने क्लेंजिंग, एथनिक क्लेंजिंग, रिलीजियस क्लेंजिंग की बात की नहीं की। वो इसीलिए एक बन गया है कि हिंदू सॉफ्ट टारगेट है, और उसके लिए उसकी मेजॉरिटी को कम करने के लिए जितना डिवाइड कर सकते हो डिवाइड करते रहो। और ये ग्रुप भी बनाया है, इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को अलग करने में एक कारण है। कई दलित लीडर्स, दलित लीडर्स अम्बेडकर का नाम लेते हैं, पर तो अम्बेडकर का
उन्होंने किताब पढ़ा है? उनका नाराजगी तो जवाहरलाल नेहरू के कारण था। जवाहरलाल नेहरू उनको टारगेट किया और 3 लोकसभा इलेक्शन जो हुए, तीनों में उनकी जमानत जब्त कराई, सारा पैसा लगाकर, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को ईर्ष्या थी कि अंबेडकर PhD है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और मास्टर लॉ लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स, और ये 3rd क्लास पास था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उसके बाद इसके परिवार, नेहरू परिवार में किसी ने कोई एग्जाम पास नहीं किया। और जवाहरलाल नेहरू अपना नाम पंडित रखता था। जब असली पंडित तो अंबेडकर था, पढ़ा लिखा। हम ये विकृति में नहीं होते, ये जाति वर्ण का जो जन्म से जुड़ के आया है, तो निश्चित तौर पर पुराने दिनों में अंबेडकर को पंडित मानते। एनीवे, ये सारा जो हुआ है, इसमें आपको समझना चाहिए सेक्युलरिज्म का परिभाषा धीरे धीरे बन गई कि आप हिंदू के एंटी हैं तो सेक्युलर है, ये तो सेक्युलर नहीं है, ये नहीं हो सकता। हर देश का एक आइडेंटिटी होता है। अमेरिका जैसे देश जो नया देश है, सारे देश दुनिया से लोग आए हुए लोग, तब भी सैमुअल हंटिंगटन जो हार्वर्ड में प्रोफेसर था, उसने कहा अमेरिका का आइडेंटिटी क्या है? तो उन्होंने कहा अमेरिका का आइडेंटिटी है वाइट, एंग्लो सैक्सन, प्रोटेस्टेंट, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। तो लोगों ने पूछा कि फिलिपिनो, इंडियन है, चाइनीज है, इसका क्या है? नहीं, वो सिटीजन है, लेकिन अमेरिकन आइडेंटिटी बनाने में उनका तब तक नहीं होगा जब वो वाइट, एंग्लो सैक्सन, प्रोटेस्टेंट, इंग्लिश वो नहीं बने। और कोई नहीं विरोध कर रहा है, बेस्ट सेलिंग बुक। और मैंने यहाँ एक लेख में लिख दिया कि मुसलमान मान ले कि तुम उनका पूर्वज हिंदू है तो मैं उनको भाई बहन मान लूंगा और हम सब एक हो जाएंगे, हम सब हिंदुस्तानी हो जाएंगे। उसमें हल्ला हो गया, कम्युनल, ये वो। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि ये जो है इसके पीछे मंशा वही है, जो इस बिल का विरोध करेंगे कम्युनल है। ये इनकी तैयारी जो चल रही है, जो सेक्शन 9 में है कि कोई भी मेजॉरिटी कम्युनिटी की संगठन का कोई भी मेंबर ग्रुप के खिलाफ हिंसा करेगा तो सारा ऑफिस बेरर को पकड़ सकते हैं। इसके माने वो तैयारी कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली ये बहुत ज्यादा कर दिया हर्ष बंदर ने, एक्सक्यूज मी मंदर ने, और उसने ज्यादा कर दिया तो अब मायावती बिगड़ गई और ममता बिगड़ गई और जयललिता बिगड़ गई। इसलिए बिल अब थोड़ा कोल्ड स्टोरेज में है और बात भी है कि ये सरकार रहेगी नहीं जाएगी, इसके भी अब संदेह है। चिदम्बरम का तो छुट्टी हम जल्दी करने वाले हैं। ये तो चुनाव हारा था और टेलीफोन किया होम मिनिस्ट्री के नाते, और वो रिटर्निंग ऑफिसर कहता है कि तुम्हें बचना है, तुम्हारे बच्चों को बचना है तो जीत की सर्टिफिकेट दो, और केस चल रहा है। आज अभी तक तो जयललिता थोड़ा डर के आस्ते कर रही थी उस केस का। अब हमसे हौसला मिल गई, अब हम कहती है कि मैं जल्दी करूंगी, उसका फादर हाई कोर्ट में इसका सीट को खाली कराऊंगी तो हो जाएगा। उसके बाद और भी नाम है
मैं तो एक ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं प्राइवेट इंडिविजुअल हूँ। मुझे सीबीआई का डायरेक्टर बना दो, सबको एक साथ पकड़ लूंगा। तो अब देखिए, थोड़ी मैं इस विषय से थोड़ा उदाहरण देने के लिए कह रहा हूँ। इतनी बड़ी झूठ हमारे अखबारों में आई है अभी तक कि राजा ने सब कुछ किया। राजा ने क्या किया? एफआईआर में क्या लिखा है कि उसने दाम 2008 में लाइसेंस के लिए 2001 का तय किया, और इसमें 1/10 1:10 रेशियो है, 10 गुना ज्यादा है 2008 में। और दूसरा, उसने जिन्होंने लाइसेंस खरीदा उसको विदेशी कंपनीज को बेचने के लिए दिया, जब रूल था कि 3 साल के अंदर आप अपना लाइसेंस पाने के बाद बेच ले सकते हो। और इन्होंने बेचा, ये सारे कंपनीज ने बेचा किस दाम पर? 8 गुना, जितना उन्होंने भारत सरकार को दिया लाइसेंस के लिए, उतना 8 गुना ज्यादा पाया विदेशी कंपनीज को बेचकर। और वो भी ऐसे विदेशी कंपनी जिसके बारे होम मिनिस्ट्री ने कहा कि इनको, इनके साथ, जब वो चिदम्बरम होम मिनिस्टर नहीं था, फाइनेंस मिनिस्टर था, तो होम मिनिस्ट्री का रिपोर्ट निकला था कि एटिसलाट और टेलीनॉर को कोई बिजनेस नहीं देना चाहिए। लेकिन स्वान टेलीकॉम ने एटिसलाट को बेच दिया। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि होम मिनिस्ट्री का कहना है कि एटिसलाट आईएसआई का फ्रंट कंपनी है, और उसका इंडिया का जो एजेंट है वो जो डायरेक्टर है यहाँ इंडिया में, उसका नाम है शाहिद बलवाज, और वो दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड मैन है। ये होम मिनिस्ट्री रिपोर्ट में। और टेलीनॉर को नहीं बेचना चाहिए क्योंकि वो नॉर्वेजियन कंपनी है, लेकिन उसका सारा इक्विपमेंट चाइना से आती है, और चाइना किससे आती है? चाइना का मिलिट्री से खरीदते हैं, और इसीलिए वो साइबर वॉरफेयर भी कर सकती है। वही इक्विपमेंट साइबर वॉरफेयर में भी उपयोग हो सकता है। और यदि इंडिया और चाइना के बीच में झगड़ा हो जाए, होना नहीं चाहिए पर हो जाए तो ये हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के इलेक्ट्रॉनिक्स को ठप कर देंगे। तो इसीलिए इन दोनों को बेचना नहीं चाहिए। अब राजा ने इन दोनों कंपनी, जिनको लाइसेंस मिलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि दोनों टेलीकॉम कंपनी से थे, दोनों रियल एस्टेट कंपनी थे, तो जमीन बेचना करते थे, एक टावर नहीं, कुछ नहीं, इक्विपमेंट नहीं, उसको बेच दिया। लेकिन जब मैंने दस्तावेज खोला, मैंने फाइल निकलवाई, तो देखा कि राजा ने अकेला फैसला नहीं किया। उसने चिदम्बरम के साथ ज्वाइंटली फैसला किया। और क्यों किया? क्योंकि 2003 में इंडिया गवर्नमेंट ने तय किया कि स्पेक्ट्रम का दाम कैबिनेट नहीं तय करेगी, 2 मंत्री तय करेंगे, फाइनेंस और टेलीकॉम। इसके अनुसार उन्होंने ये 2 मंत्री ने तय किया। तो राजा दोषी है तो ये भी दोषी है। और एक मुझे और फाइल नोटिंग मिल गई, जहाँ राजा लिखता है कि मैं तो सोचता था कि 3 साल के पहले किसी को परमिशन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन चिदम्बरम ने एक्सप्लेन किया कि इसको आउटराइट सेल मत कहो, बट शेयर डाइल्यूशन कहो, और उसमें आप आ सकते हैं। चोर का बुद्धि तो ऐसे ही काम करता है। तो इसलिए दोनों में चिदम्बरम पकड़ा गया। अब निकल सकता कैसा है? तो उनके वकील जो है 8-8 घंटे भाषण दे रहे हैं, अभी तक पूरा नहीं किया। इसलिए दशहरा की छुट्टी आ गई, 10 तारीख को है, और 10 तारीख को जज ने कहा कि 45 मिनट से ज्यादा नहीं और टाइम फिक्स कर दिया, तो 10 को फैसला हो जाएगी। उसके बाद छुट्टी। मुझे मेरा एक मित्र है जो दिल्ली का सीआर जेल का सुप्रीडेंट का दोस्त है, वो कह रहा था कि वो सुप्रीडेंट कंप्लेन कर रहा था, ये स्वामी सब मद्रासियों को ही भेज रहा है, पहले राजा, फिर कन्नी मोड़ी, फिर
दयानिधि मारन और अब चिदम्बरम और ये सब आकर मसाला डोसा और इडली मांगते हैं। और हमारे खबर जी वो जानता नहीं है, परेशान है, उसको सीखना पड़ रहा है। तो मैंने कहा कि उसको बोलो कि अभी एक आएगी जिसको पिज्जा और स्पैगेटी खिलाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहने चाहता हूँ ये बिल तो जाने वाला नहीं है और मैं समझता हूँ कि नवंबर में विंटर सेशन पार्लियामेंट में गिर सकती है और अगला फरवरी मार्च में इलेक्शन हो सकता है। तब एक बार फैसला करना चाहिए कि हम लोग ये सारा जो विभाजन है जात और भाषा सब उससे ऊपर उठ के हमें अच्छे लोगों को चुनकर वोट करना चाहिए। अब कौन पार्टी है ये मैं नहीं जाऊंगा, सब पार्टी में अच्छे लोग हैं उनको ही वोट करो, खिचड़ी पकने दो थोड़े दिन, कोई हर्जा नहीं, परंतु गंदे लोगों को मत भेजो। और मैं समझता हूँ कि जो आंदोलन चल रहे हैं उससे लगता है कि अच्छे अच्छे लोग आएंगे सामने और सबको मौका मिलेगा अच्छे लोगों को वोट डालने के लिए। तो एक बार तो हमें ये दिखाना है। मैंने तमिलनाडु में देखा कि ये हो सकता है। मैंने खुद अपनी पार्टी के कैंडिडेट बहुत कम खड़े किए क्योंकि मैंने कहा कि ये जनता का वोट का विभाजन नहीं करना है और करुणानिधि को जाना चाहिए। और मैं हैरान हुआ, एक दिन मैं कैंपेन में जा रहा था सैलम से पैबटोर, तो रास्ते में एक गरीब गांव से रास्ते से निकल रहा था तो एक बुढ़ी खड़ी हुई थी रोड के किनारे और रोकने के लिए कहती थी। तो मैंने रोक दिया। उसने पूछा, तुम्हें तमिल में पूछा, तुम ही और सुब्रमण्यम स्वामी? मैंने कहा हाँ। इसे ये 2G नहीं छोड़ना है। तो मैंने कहा क्यों, तुम्हें 2G क्या है पता है? तो उसने कहा वो नहीं पता मुझे 2G क्या है, परंतु कुछ बुरा हुआ है, हमारे तमिल का नाम खराब हो गया है, इसीलिए इसको ठीक करने के लिए आप किसी को नहीं छोड़ना है। मैंने कहा वोट भी ऐसे करोगे, वोट ऐसे ही करेंगे। और करुणानिधि ने खूब पैसा दिया, सबको लेकर करुणानिधि के खिलाफ वोट डाल के तो इसीलिए हमारी जनता ऐसे कर सकती है, 1977 में भी किया था। तो इसलिए कभी ऐसा निराश नहीं होना चाहिए कि जनता ज्ञान यानी अनपढ़ है, ये है वो है, हो सकता है, परंतु पढ़े लिखे लोगों को भी सक्रिय होना चाहिए और ऐसे जो देश को बांटने वाली बिल ना आए। देखिए 1977 में लोगों ने तय किया कि हम नसबंदी नहीं मानेंगे और आज कितना लाभ देश के लिए हुआ उससे। आज कहते हैं इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड, कल तक कह रहे थे पॉपुलेशन प्रॉब्लम, क्या बदल हो गई। और उस समय जब चाइना ने कहा 1 चाइल्ड पर फैमिली, लोग कहते थे बाबा क्या कर दिया कमाल, चाइना ने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दिया। आज क्या हो रहा है, आज मॉडर्न इकोनॉमिक थियरी है कि विकास होगी इनोवेशन से, नए यंत्रों को और नए तरीकों से। जैसे इंटरनेट है, ये तो नया है, ये यंत्र भी है और तरीका भी नया है। ईमेल झट से पहुंच जाती है, यहाँ बैठो और फैक्ट्री आप चाइना में चलाओ, फिलीपींस में चलाओ या अमेरिका में बैठकर 5-6 देशों में फैक्ट्री रखो और एक सेंट्रल ऑफिस से कंट्रोल करो। इन्वेंट्री कंट्रोल, कितने चीज आज आप कर सकते हो इंटरनेट के कारण। तो इसके लिए युवा की बुद्धि चाहिए जो यूनिवर्सिटी से निकला है। हाँ, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और वो अच्छा शिक्षा मिलने के बाद वो इनोवेट करें, उसको प्रोत्साहन दें। और आज हमारे यूथ का पॉपुलेशन
35 years and younger 70% है। हमारे पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन का एवरेज एज 28 है। चाइना का एवरेज एज 37 है। वो हमसे जल्दी बुढ़ा होने वाले हैं। हमारे नौजवानों की शक्ति बहुत पीढ़ियों, यानी कम से कम 50 साल लिए आपको प्राप्त होगा। इनका पॉपुलेशन वायरिज्म की ज्यादा हो जाएंगे। अमेरिका का एवरेज एज 38, क्योंकि इमिग्रेशन के कारण उसका थोड़ा कम है, और यूरोप का और जापान का 48। और लोग कहते हैं कि 20 साल के बाद नौजवानी की कमी हो जाएगी और फिर इंडिया को नौजवान को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा।